अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन और कहा यह जाता है कि सेहत ही ज़िंदगी है और इस सेहत को मुतासिर करने के लिए बहुत सारे अवामिल दरपेश होते हैं और वो अवामिल ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदाज़ा भी नहीं होता कि कब और किस वक्त वो उस पर अटैक कर जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के अपने पैदा करदा होती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में तसव्वुर भी नहीं होता कि वो आपकी जान भी ले सकता है। यानी किसी भी शख्स के लिए एहतियात जो है वो लाजिम है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं दुनिया में मुख्तलिफ जानवरों के हवाले से जो इंसान पर अटैक करते हैं और वो जान ले लेते हैं, उनमें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद सबसे खूंखार जानवर जो है वो शेर है, वो ज़्यादा इंसानी जानों को निगल लेता होगा, या हाथी क्योंकि बहुत बड़ा जानवर है तो वो इंसानों के लिए ज़्यादा ख़तरे का बाइस बन सकता है। या इसी तरीके के बहुत से लोग सांप को समझते होंगे कि उसका डसा हुआ जो है वो पानी भी नहीं मांगता और वो मर जाता है। लेकिन आपको इस जानकर बहुत हैरत होगी कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर अमवात होती हैं तो वो मच्छर के काटने से होती हैं। मच्छर एक ऐसा तख्लीक करदा खुदा की जानिब से एक ऐसा कीड़ा जो कि किसी इंसान को काट ले तो वो मुख्तलिफ बीमारियों में, जिसमें मलेरिया भी है, डेंगू है और दीगर इस तरह के मामलात हैं जिसमें प्लेटलेट्स भी गिर जाते हैं और इंसान जो है वो मौत के मुंह में भी जा सकता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा अमवात जो रिपोर्ट होती हैं वो मच्छर के काटने से होती है और उसके जो डंग होता है वो इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। ख़ासतौर पे अगर हम बात करें डेंगू मच्छर के हवाले से, और तो डेंगू मच्छर जिसकी अलामात तो बताई गई हैं लेकिन कोई भी इंसान बड़े आराम से शनाख्त नहीं कर सकता कि उसको जिस मच्छर ने काटा है उसमें क्या कुछ मामलात होंगे, लेकिन उसकी जो अलामात बीमारी की होती हैं जिसमें इंसान बीमार होता है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या बीमारी है, क्या वो मलेरिया है, डेंगू है, और उसका इलाज जो है बर वक्त होना चाहिए। अगर उसमें ताख़िर की जाए तो वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद दानिश साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, जैसा कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि मुख्तलिफ जानवर तो इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं, मगर मच्छर के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अमवात जो है मच्छर के काटने से होती है। सर क्या कहेंगे? असल में देखें, लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना मुख्तलिफ अमवात के हवाले से और जानवरों के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। परसेप्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्रिएट हुआ हुआ है। अब ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल के जिस तरह का मीडिया टॉक्स हैं, आपके सोशल मीडिया है, इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो रही है लोगों में। स्पेशली अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर आज कल हमारे जो टॉपिक्स है वो डेंगू के हवाले से। अब तक डेंगू के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त उसका सीज़न पीक के ऊपर है और इसका जो रीजन है वो ये नहीं है कि सिर्फ वो जितना लोग ये कंसीडर करते हैं कि ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश या इंडोनेशिया, ये वाली बेल्ट पे। इवन यूएस के अंदर जो सीडीसी की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उनके भी जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, उनकी भी जो ट्रॉपिकल स्टेट्स हैं, उसमें भी जो डेंगू का रेशो है वो बहुत 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 हायर साइड के ऊपर है। दूसरा जो इसके साथ सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इशू है जो लोग सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं डेंगू के हवाले से, कि उसके साइंस एंड सिम्टम जो होते हैं ना वो बाकी सादे आम बुखार के साथ बहुत ज़्यादा कॉरिलेट कर रहे होते हैं और इसमें ड्रग्स और मेडिसिन का मिनिमल इस्तेमाल करना है हमें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग जो है वो एक तरह से आप ये समझ लें कि धोखे में चले जाते हैं या गलती कर बैठते हैं। दूसरा जो हमारे मतलब जाहिर सी बात है, सबसे पहले जो पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट होते हैं वो सबसे पहले अपने करीबी डॉक्टर या फैमिली फिजिशियन या जीपीस के ऊपर जा रहे होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिस है वो बहुत हायर साइड के ऊपर एंटीबायोटिक की है। अच्छा, डेंगू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने किसी किस्म की कोई भी एनसेट को होती है, जैसे हम ब्रोफिन कहते हैं, हम लोग वारन कहते हैं, इस तरह की कोई भी ड्रग्स हम नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि वो मरीज़ को मज़ीद नुकसान की तरफ लेके जाती है। डॉक्टर्स के साथ इशू क्या है कि जैसे ही पेशेंट रिपोर्ट होता है और उसमें जाहिर है पेशेंट क्या चाहता है, हमारे यहाँ के पेशेंट को होता है अगले दिन उसे ऑफिस जाना है या अगले दिन उसे जॉब पे पहुँचना है, तो वॉट एवर ही और शी वांट टू डू, मतलब वो ये चाहेगा कि आज मैं सही हो जाऊँ, कल मैं अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसको फॉलो करूँ। इस वजह से ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं तो लोगों को बहुत इश्यूज आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ताख़ीर कर देते हैं, वो ये समझते हैं कि आम सा एक बुखार है और उसमें वो घर पे ही रहने को तरजीह देते हैं। तो क्या अगर ताख़ीर होना शुरू हो जाए तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है? अच्छा देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें फेजेस समझने पड़ेंगे डेंगू के हवाले से। डेंगू के एक्चुअली 4 फेज हैं।
कभी भी किसी भी मरीज़ को कहीं पे भी रिपोर्ट होना है तो उसमें देखिए पहला क्या होता है कि मच्छर के काटने से लेकर 5 to 7 डेज के बाद पहला सिम्टम्स आना शुरू होगा, जिसमें सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा, फीवर आएगा। और फीवर भी हाई स्पाइक फीवर होगा, यानी सबसे पहले जब भी आपको फीवर 101 से ऊपर यानी 102 103 रिपोर्ट हो रहा हो तो आपके जहन में ड्यूरिंग सीजन स्पेसिफिकली ये सबसे पहली चीज़ आपको आएगी। सेकेंडली आपने क्या नोटिस करना है कि इसको बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं, यानी जैसे आपको ये लगेगा आपकी तमाम हड्डियां टूट रही हैं, तमाम हड्डियां चटक रही हैं, इस तरह की फीलिंग आपको फील होगी। तो जो इस तरह की फीलिंग आए और हाई स्पाइक फीवर आए तो उसमें सबसे पहले आपने कंसिडर करना है कि यू आर गोइंग टूवर्ड दिस। उसके बाद जाहिर सी बात है हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अर्लीस्ट हम इसकी लैब कौन सी है, सिंपल एक सीबीसी का टेस्ट होता है खून का, जिससे हम जो है वो अपना प्लेटलेट काउंट उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। साथ में एक इसका एंटीजन टेस्ट आता है, जो इसका डेंगू का एंटीजन टेस्ट होता है वो हम करवा लेते हैं। इससे हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट आ जाती है ताकि हम दवाओं के हवाले से प्रिकॉशंस हो जाएं। तो अगर हम ये चीज़ इनिशियल कर लें, मैं तमाम अपने जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको भी यही बोलूँगा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बेसिक जो हैं फीवर के हवाले से कोई भी आम से फीवर को भी, जिस तरह आपने शुरू में कहा, मैं उसको कंसिडर करूंगा कि इसको आम सा फीवर नहीं समझें। ठीक है ये सादा फीवर, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने इसको जो है वो सीरियस नहीं लिया तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर ये आप उस स्टेज पे चले गए कि कहीं से भी रैश बन गया या ब्लीडिंग शुरू हो गई तो उसके बाद रिवर्सल बहुत मुश्किल है। तो जो भी हमें करना है वो प्रिकॉशनरी मेजर करना है, यानी एहतियात वाली लाइन के ऊपर हमें रहना है। हमें जो डेंजर जोन है ना उसमें मरीज को जाने नहीं देना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मलेरिया में और डेंगू में क्या फ़र्क है, क्योंकि तकरीबन अलामात सेम है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है सिंपल लोगों को हवाले से। देखिए मलेरिया के अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन आएंगी जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डेंगू को। नंबर 1, मलेरिया के अंदर जब भी आपको बुखार मतलब स्पाइक लेगा तो आपको मतलब जिसको हम कहते हैं शिवरिंग होना, सर्दी लगना, जाड़ा लगना आम जबान में जिसको हम बोलें, तो ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कभी भी स्पाइक्स आए और उसके साथ आपको ये वाले अलामात हो तो यू विल कंसीडर ऑन दैट नोट, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या नोट करेंगे, मलेरिया में मोस्टली जो है वो स्पाइक्स डाउन, यानी आपको एक पैटर्न मिलेगा कि आपका बुखार उतरेगा और चढ़ेगा। अच्छा, डेंगू में ऐसा नहीं है। डेंगू में जो फीवर है वो परसिस्टेंस होगा, यानी वो ड्रॉप नहीं होगा, वो नीचे नहीं जाएगा। तो एक सबसे बेसिक अलामात है, मतलब आम घर वाला भी ये समझ सकता है कि मलेरिया और डेंगू को इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर बुखार में स्पाइक्स आ रहे हैं, जाड़ा लग के आ रहे हैं तो थिंक फॉर द मलेरिया साइड, और अगर बुखार परसिस्टेंट रह रहा है मतलब 2-3 दिन, क्योंकि ये 2 से 7 दिन तक का बुखार है, ये 7 दिन तक आपके साथ रहेगा, ये एक वायरस है, ये अपना टाइम पूरा करके जाएगा। आप दवा लो नहीं लो, आप ट्रीटमेंट करो नहीं करो, आपने सिर्फ क्या करना है कि डेंजर जोन में जाने से या इसको एग्जिबरेट करने से रोकना है। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पैनाडोल जो है उसका इस्तेमाल ही करते रहेंगे तो वो भी बेहतर है कि सिर्फ बुखार उतारना है, क्या सही है? ये बहुत अच्छा इसके अंदर लोगों को समझाने के लिए है कि इसमें बाकी ड्रग जितनी कम ली जाए उतना बेनिफिट रहता है। इसमें सबसे जो ड्रग ऑफ चॉइस अभी भी रिपोर्ट्स हुई है वो पैनाडोल ही है कि आप लॉन्ग यानी आप 6-6 घंटे पे भी ले सकते हैं, इवन यू कैन टेक एट 4 आवर्स ऑल्सो ना, आप पैनाडोल को कंटिन्यू रखें। लेकिन इसमें जो उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ है पेशेंट के लिए, जो उनको मैं नाज़रीन को गाइड करना चाहूँगा, दैट इज़ हाइड्रेशन, यानी पानी का, जूस का इनटेक। देखिए नेचुरली क्या होता है, बुखार में सबसे पहले क्या अलामत आती है, एनोरेक्सिया हम कहते हैं भूख का ना लगना, ठीक है, वोमिटिंग की फीलिंग, नॉजिया की फीलिंग, बंदे का किसी कुछ कोई भी चीज़ खाने का दिल नहीं चाहता। अब जब बंदे का कुछ खाने का दिल नहीं जाएगा तो इनटेक अच्छा नहीं होगा। अच्छा, डेंगू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने इनटेक को अच्छा रखना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए क्या हो जाएगा कि आपका जो अपना वाटर इनटेक है या आपका जो अपना जूसेस का इनटेक है या छोटी मील्स का इनटेक है वो आप बढ़ा दें। सूप हो गए, यखनी हो गए, इस तरह की चीज़ों का आप इनटेक अच्छा कर लें। जिस तरह लोगों के जहन में एक मिसकॉन्सेप्शन है हमारे यहाँ कि ताकत की चीज़ें बुखार में नहीं देनी चाहिए, ठीक है, वो ये कंसिडर कर रहे होते हैं दूसरे नोट के ऊपर। ऐसा डेंगू के साथ भी नहीं है और बाकी बुखार के साथ भी
लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन होता क्या है कि जब डेंगू का किसी को पता चल जाए, ख़ास तौर पे आपको पता है ना, ख़ानदान के अंदर जो है जैसे ये बात पता चलती है तो कोई जो है वो पपीते के पत्ते लेकर पहुंच रहा होता है, कोई जो है वो सेब काट के उसका जूस लेकर आ रहा है, कोई नींबू निचोड़ के ला, क्या इसका क्या है, क्या सर, कैसे भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, फाका हो सकता है? तो इसमें वक़ार साहब मैं अगर आपसे बोलूँ ना, देखिए हमारी जो सोसाइटी है ना उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी बात ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है ना, खासतौर पे डेंगू के हवाले से जो लोगों के दरमियान परसेप्शन क्रिएट हुआ है ना, इसमें ये है कि ये बहुत ख़तरनाक है और जानलेवा जो सबसे ज़्यादा इसके साथ एसोसिएशन है। अच्छा, अब उसमें करना क्या है कि मरीज़ को आपने ये परेशान नहीं करना। हमारे यहाँ ये होता है कि मरीज़ को देखने वाले, जिस तरह आपने कहा ख़ानदान वाले आ गए सब, और हर कोई अपना जो भी टोटका है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसमें अगर साइंस पे आप जाएंगे या मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, किसी भी चीज़ का डेफिनेट कोई रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या चीज़ की जाती है एज अ मेडिकल साइंस, बहुत सारी चीज़ें हम परसेप्शन से क्रिएट कर रहे होते हैं। ये नहीं, अगर वही वाली बात है कि किसी से अच्छी बात कर ली जाए, किसी को अच्छा नोट दे दिया जाए, या कोई ये समझ ले कि मेरे पास ये जो पानी रखा हुआ है इसमें शिफा है, आब ज़मज़म में जिस तरह कहा गया है उसमें शिफा है, उससे क्या होता है मरीज़ की धारत, उसका जो अपना इम्यूनिटी लेवल है वो इंक्रीज होता है। और ये इसमें डेंगू में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उसकी जो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, ये जो उसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको आप जो है वो मोटिवेट करें, उसको एग्जीक्यूट करें। अब उसमें क्या है कि जब आप वो अच्छे लोगों में बैठेगा, एक मिसाल दे रहा हूँ, या उसके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट है किसी भी हवाले से कि मेरे दादा ने ये मुझे दिया है, या मेरी दादी ने, या मेरे अब्बू ने, अम्मी ने, चचा ने, ताई ने, जो भी आप उसको कह लें, उससे एक एसोसिएशन होती है, उससे उसको एक सपोर्ट मिलती है, जिससे उसका इम्यूनिटी लेवल बूस्ट होता है। जब वो बूस्ट होता है तो डेफिनेटली उसमें जो उसके साइन सिम्टम्स वगैरह हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। ये इसमें मैं अपनी वो करूँगा, एक छोटी सी स्टोरी में शेयर करना चाहूँगा। डेंगू को मैं कॉरिलेट कर रहा हूँ एक स्टोरी के साथ जो कोविड के दौर के अंदर हमारे साथ रिपोर्ट हुई है। अच्छा, कोविड में जो सबसे ज़्यादा मसला हुआ ना लोगों के, बुखार का मसला नहीं था, इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि वो जो बंदा था या जो बंदी थी वो अलोन हो जाते, वो सेपरेट हो जाते हैं। डेंगू में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। डेंगू में कोई भी आपका बंदा है तो आप जाके उसके माथे पर हाथ भी रख सकते हो, ठीक है, उसका टेम्परेचर भी चेक कर सकते हो, आप उसके साथ टाइम भी गुजार लगने वाली बीमारी नहीं है जी। अब उसमें क्या होता है, जब वो अलोन होता है ना तो वो जो पीरियड होता है ना वो बड़ा ख़तरनाक होता है। जब वो ख़तरनाक पीरियड होता है ना तो ज़्यादातर अमवात जो हुई है ना, या ज़्यादातर जो ड्रॉबैक हुआ है ना, वो दूरी की वजह से, वो सेपरेशन की वजह से हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि डेंगू में आप डेंगू वाले मरीज़ के साथ रहो, आप उसको मोटिवेट करो, उसका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, और अगर उसके बैक ऑफ माइंड में कोई भी चीज़ आ रही है, जितना हमारे यहाँ बहुत लोगों को कह दिया जाता है बहुत आसानी के साथ कि फलां को भी हुआ था और उसके बाद वो 4 दिन बाद 5 दिन बाद, ये वाली चीज़ें मरीज के साथ, बल्कि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसी स्टोरीज बताना शुरू कर देते हैं कि उसके साथ ये हुआ था तो उसके बाद वो 2 दिन के बस मेहमान रहा, उसके बाद तो मर गया था। तो उसके बाद जो एक मरीज है वो ये सोच रहा होता है कि मेरी ढारस देने के लिए आया है या मुझे मारने के लिए। तो अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ऐसे में जो है बहुत अहम चीज़ इसमें एक नोटिस में आई है, वो ये कि आमतौर पे जिसको डेंगू होता है उसका दम घुटना शुरू होता है। तो सर, जब वो दम घुटने का एक मरहला होता है या ऐसा लगता है जैसे सीने पे दबाव आ रहा है, तो वो क्या अलामात होती हैं, उसका क्या वजह होती है? देखिए, इसमें जब डेंगू, अगर हम समझ लें कि कन्वेंशनल जोन या क्रिटिकल जोन के अंदर अगर आप उसको लेके चला रहे हैं ना, कि जब डेंगू जो है वो क्रिटिकल जोन के अंदर चला जाता है, आप पेशेंट को कहीं से इंटरनल अगर हो सकता है ब्लीडिंग हो रही हो जो हमें विजिबल नहीं हो रही हो, या कोई इस तरह की कंडीशन के अंदर जिसकी इम्यूनिटी बहुत लोअर साइड के ऊपर हो, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो नियर बाय अस्पताल हैं उसमें आप रश करें। सबसे पहले पेशेंट को अच्छी क्वांटिटी में ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, उसके ऊपर पेशेंट को मूव ऑन कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग में ना, चेस्ट में, उसके ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहे हैं ना, ठीक है। और कराची जैसे शहर में आपको पता है कि जिस तरह का हमारा माहौल है या जिस तरह की हमारी जो है वो एटमॉस्फेयर है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट है, तो इसलिए सबसे बेहतर ये है कि आपने कोई परेशान नहीं होना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि करीबी अस्पताल में रश करना है, उसको एक अच्छी हाइड्रेशन, मतलब कोई भी जिस तरह ड्रिप्स हो गई, ग्लूकोज की हो गई, रिंगल की हो गई, यानी इस तरह की जिससे रिहाइड्रेशन की जाए, ठीक है, वो उसको स्विच ऑन करें और ऑब्जर्वेशन के अंदर रखें। अगर प्लेटलेट काउंट डाउन के ऊपर है तो जो भी प्लेटलेट के जो है वो इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, FFPs आ रहे होते हैं, मेगा यूनिट्स आ रहे होते हैं, वो आप उसको ट्रांसफ्यूज़ करवाएं। और ये जो पीरियड है ना, मैक्सिमम मैं पेशेंट्स को और नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा, इट इज़ मैक्सिमम 3 to 4 days, ठीक है, ये खुद ब खुद सबसाइड कर जाएगा। वी हैव टू जस्ट
पास ऑन, ये हम कंसीडर नहीं करें कि विद इन आवर और 2 आवर्स या 24 आवर्स में सारी चीज़ें हो जाएंगी। हमें क्या करना है, वो फेज अगर उसमें चला भी गया मरीज तो वो 3 से 4 दिन है जिसमें हमें फुल ऑब्जर्वेशन में मरीज को रखना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन, और दैट कैन बी बेटर एट एनी टर्शी केयर सेटअप, किसी भी टर्शी के सेटअप में जहाँ पीछे आपके पास बैकअप का सारा प्लान मौजूद हो। बिल्कुल। अच्छा, ये प्लेटलेट्स का एक जिक्र होता है खासतौर पर डेंगू के अंदर, तो प्लेटलेट्स काउंट जब कम होना शुरू होते हैं, पहले तो आप ये बताएं कि प्लेटलेट्स होते क्या हैं और उनकी कमी से क्या नुकसान सामने? ये बहुत अच्छी चीज़ है लोगों के समझने के लिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है वकार भाई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्लेटलेट के लिए हमारी ये कि हमारे बॉडी हमें जो ब्लड है उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं जो खून के खुलिये कहलाते हैं, एक हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारे समझ लेंगे क़ुव्वत मुदाफ़त, ये हमारी फ़ौज है, ठीक है। और 3rd नंबर के ऊपर प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। प्लेटलेट का जो नॉर्मली लोड है, जो आम बंदों को समझने के लिए कि हमारी कहीं पे भी ब्लीडिंग होती है, कहीं पे भी हमें कट लगता है, कहीं पे भी हम मतलब कभी कभी हम सर्जरीज कर रहे होते हैं तो जहाँ पे भी हम कट लगाते हैं तो उसमें जो हीलिंग का प्रोसेस है दे आर थ्रू प्लेटलेट। प्लेटलेट वहाँ पे क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं, स्टॉप करते हैं जो भी ब्लीडिंग होती है, उसको क्लॉगुलेशन हम कहते हैं, क्लॉटिंग मैटर कहते हैं, उसको स्टॉप करने का ये मैटर है। अच्छा, जब इनका जो नॉर्मल लेवल होता है किसी भी बॉडी के अंदर वो 150-100 से लेकर 450-100 तक इसका नॉर्मल काउंट है। अच्छा, डेंगू में सबसे पहले ये ड्रॉप डाउन होना शुरू होता है, ये 150 से नीचे ब्लो पे जाना शुरू होता है। अच्छा, इसमें समझने वाली बात है कि इवन इट गोज अप टू 50,000 तब भी परेशानी की एज सच कोई बात नहीं है। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको कोई साइन सिम्टम जिस तरह आपने बताया सांस लेने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनको कोई रैश नहीं बना है, कहीं से उनको म्यूकोजल या कहीं पे ब्लीडिंग नहीं हो रही है उनको, तो इट मीन इट्स सेफ, यानी अभी भी उनकी बॉडी इस 50,000 पे भी जो है वो सेव कर रही है, बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है। अब अगर अल्लाह न करे उसका 50 से भी नीचे जाता है तो देन वी नीड टू डू समथिंग, यानी अब उसमें मुझे प्लेटलेट का उनको डेफिनेटली सपोर्ट देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब वो आइदर मैं जो है वो प्रिपेयर्ड प्लेटलेट काउंट से दे दूं या एक दूसरा तरीका होता है मेगा यूनिट का, ठीक है, उससे दे दूं। दोनों कंडीशन के अंदर मुझे क्या करना है कि उसको सपोर्ट देनी है। क्यों? क्योंकि तो प्लेटलेट काउंट बढ़ नहीं रहे या वो ड्रॉप डाउन हो रहे हैं। तो जो मिनिमल कट ऑफ या क्रिटिकल लेवल है वो अपने जहन में रखेंगे, अराउंड 50,000 के करीब जो है वो एक लेवल है। अगर वो पेशेंट मेंटेन कर रहा है तो ज़रूरत नहीं है उसको, यानी हम ये कंसिडर करेंगे 150 पे 50 पे आ गया तो हमें ज़रूरत है कि हम इसको इन्फ्यूज़ करें, ऐसा नहीं है। अगर साइन और सिम्टम्स नहीं आ रहे, पेशेंट कंफर्टेबल है, नॉर्मल है, बेड में है, खाना पीना जो भी अपनी हल्की फुल्की खुराक है वो ले रहा है, तो उस कंडीशन में यू हैव टू वेट एंड सी। डेली डू प्लेटलेट काउंट, आप डेली रिपीट करते हैं प्लेटलेट काउंट। इफ इट इज गेटिंग बेटर, यानी 50 से 60 आना शुरू हो गया, इट मीन्स नाउ इट ऑन द राइट ट्रैक इंशाल्लाह। बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, आमतौर पर जब प्लेटलेट्स काउंट कम होना शुरू होते हैं तो कहा यह जाता है कि आँखों के अंदर अगर सुर्खी आना शुरू हो चुकी है या उसके मरीज़ के अतराफ में कोई चुभने वाली चीज़ ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कट लग जाए, खून निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि फिर खून का रुकना जो है कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो फिर लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को बताने के लिए है वो यही है कि देखिए जो उस मरीज़ है उसकी इमोबिलाइजेशन उसकी कर दी जाए, यानी उसको किसी सॉफ्ट बेड के ऊपर आप उसको बिठा दें, लिटा दें जब उसका प्लेटलेट काउंट इतना डाउन है। सेकेंडली, आप उसके जो आसपास जिस तरह की आपने बताया कि नोकदार चीज़ें या उसका जो वे पाथवे है वॉशरूम तक का, उसके अंदर भी कोशिश करेंगे ठोकर लगने की, गिरने की, सारी चीज़ें। इवन हम इस तरह के मरीजों को जो ब्रश कर रहे होते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो हैं वो हार्ड जो है वो ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं या उससे भी म्यूकोजल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को मिनिमल साइड के ऊपर कर दें। आप जितना आपने आई रैश के हवाले से बताया या आई के अंदर जो है वो पिटिकिया बन गया या उसके अंदर ब्लीडिंग का जो है वो चांसेस नज़र आ गए, तो उसके अंदर भी सिंपल सी जो है वो पॉलीफेक्ट का ही अगर आप ऑइंटमेंट इस्तेमाल करना शुरू कर दें और आप वहाँ पर जो है वो कोल्ड स्पॉन्जेस, यानी जहाँ पर आपको रैश भी फील हो रहा है तो वहाँ पे कोल्ड स्पॉन्जेस यानी बर्फ़ की सिकाई या बर्फ़ की टिको शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि उससे क्या होती है कि वहाँ पे वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, वहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि उसको सपोर्ट मिल जाती है प्लेटलेट के हवाले से। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, ये खून अगर निकलना शुरू हो तो क्या रुक नहीं सकता है या क्या काफ़ी बहने लगता है, क्या वजह होती है? देखिए, इसमें जो अगर खून अल्लाह न करे अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो जो स्टॉप करने का मटेरियल वो आपके पास प्लेटलेट्स है, उसका काउंट आपका वीक है,
तो जाहिर सी बात है जो एक नॉर्मल पर्सन की जो ब्लीडिंग के स्टॉपेज का टाइम है, मतलब अगर वो 1 घंटे 2 घंटे में रुक जाता है तो इसमें डिले हो जाता है। दूसरा, ऑलरेडी जाहिर सी बात है पेशेंट वीक है, फीवर के अंदर है, तो उसलिए वो जो क्रिटिकल जोन में जाने का चांस है वो बढ़ जाता है। तो आपने जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बैंडेज नहीं करनी है, लेकिन एटलीस्ट आपने उसको स्टॉप करने की कोशिश करनी है और इमीडिएटली इस पेशेंट को आपने मूव करना है किसी भी टर्शियरी केयर सेटअप में, और उसके लिए इन्फ्यूजन प्लेटलेट्स का काउंट करवाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। बल्कि डॉक्टर साहब एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ये भी जानेंगे कि बाज़ दफ़ा जो लोग प्लेटलेट्स दे रहे होते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं, उनको भी मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्या मसाइल हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम डेंगू वायरस के हवाले से, और डेंगू के जो मुतासरा मरीज़ हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो तो अपनी जगह एक मामला है। मगर जो एक सबसे अहम चीज़ होती है कि जिन लोगों के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं डेंगू की वजह से, उनको फिर प्लेटलेट्स आपको लेना पड़ता है, और वो भी जो कोई डोनेट करता है उससे फिर आपको वो हासिल होते हैं। लेकिन ऐसे में बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि लोगों के साथ कुछ फ्रॉड भी हो जाते हैं, और वो फ्रॉड कुछ इस तरह के होते हैं कि अगर आप किसी को डोनेट कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं या प्लेटलेट्स अगर आप डोनेट कर रहे हैं, तो कोई भी आपके साथ जो है एक ऐसा आपके साथी होना चाहिए जो देख सके कि कितने प्लेटलेट्स जो हैं आपके निकाले जा रहे हैं, या आपका अगर ब्लड जो है वो लिया जा रहा है तो कितना लिया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमने ऐसा भी देखा है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो कहा गया कि हमें एक बैग चाहिए या जितने एक आम आदमी से लिए जा सकते हैं, मगर उसको धोखे में रखकर ज़्यादा प्लेटलेट्स निकाल लिए गए, जिसके बाद जो शख्स डोनेट करने वाला था वो भी मुतासिर हुआ, उसकी तबीयत भी ख़राब होते हुए देखी, और ऐसा हमने देखा भी है। तो सर क्या फिर इसमें एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि प्लेटलेट का जो काउंट है या प्लेटलेट जो लेने का प्रोसीजर है वो 2 हैं। ठीक है, एक तो सिंपल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम प्लेटलेट काउंट किसी भी एक पर्सन से नॉर्मल ब्लड से ले रहे होते हैं। एक है मेगा यूनिट कहलाता है। अच्छा, लोगों को समझने में ये है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो मेगा यूनिट की तरफ जो है वो फेवर दे रहे होते हैं, स्पेशली अगर किसी का प्लेटलेट काउंट 10 या 12 या 15 के अराउंड चला गया है। अब जो मेगा यूनिट अगर किसी से भी लिया जाता है, अब मैं लेने वाले की जो डोनेटर है ना, जो डोनेट कर रहा है, अब हम उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को देख रहे हैं। तो जो मेगा यूनिट है वो एक ही पर्सन से ले जाता है, और इट इज ऑलमोस्ट यू कैन कंसीडर दैट इट इज 6 टाइम टू द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, यानी नॉर्मल प्लेटलेट काउंट से ऑलमोस्ट 6 टाइम उससे लिया जाता है, और मेगा यूनिट एक ही पर्सन से जनरेट होता है। तो उस तरह के जिससे मेगा यूनिट लिया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है इस तरह का कि जब किसी पर्सन से मेगा यूनिट लिया गया तो उसकी अपनी तबीयत भी डाउन हो गई, या उसकी अपनी तबीयत ख़राब हो गई, या उसको ये इश्यूज, ये कंसर्न आ गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेगा यूनिट लेने वाला लाजमी तौर पे कोशिश ये करेंगे, कोई भी अगर ज़्यादातर लोग ख़ानदान से ही ले रहे होते हैं ना, तो वो यंग होना चाहिए वो पर्सन ना, ठीक है, और उसको किसी किस्म की कोई कोमॉर्बिडिटीज यानी जिसमें हो गया शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह की कोई भी बीमारी उसको ना हो, तभी वो मेगा यूनिट दे सकता है। अब हमारी एक अगर आम पर्सन मेगा यूनिट देने चला जाएगा तो चाहे ना चाहे उसकी तबीयत फॉर टाइम बीन, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब दिनों के लिए, लेकिन 4-6 घंटे के लिए डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक नॉर्मल प्लेटलेट देना एक डिफरेंट चीज़ है, वो एक आम पर्सन कोई भी जो एज का है, चाहे वो 40 का हो, 45 का हो, 35 का हो, वो दे सकता है। लेकिन फॉर मेगा यूनिट इट शुड बी अ यंग पर्सन, यानी जिसकी एज 20 और 25 के दरमियान हो, किसी किस्म की कोई मॉर्बिडिटी ना हो, किसी किस्म की कोई एडिक्शन जिसमें हम आपको पता है पान, तंबाकू, मावा, चाली, इस तरह की भी कोई चीज़ उसकी ना हो, उसकी अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो, और उसका बैक के अंदर कभी भी जब भी वो डोनेट करता रहा हो ब्लड, इस तरह की कोई हिस्ट्री रिपोर्ट ना सर, अब जबकि बड़े सेहतमंद साहब की अब जिन का मेरे सामने तजुर्बा रहा या मैंने देखा है, तो तकरीबन 3 से 4 साल तक वो डिस्टर्ब रहे हैं सेहत के हवाले से। सेहत का अच्छा देखिए, इसमें क्या है कि डेंगू कुछ लोगों को हो जाता है, या ये जो डोनेट करने वाले इसमें इस तरह के जो असरात आते हैं ना कुछ लोगों की बॉडी के ऊपर, वो बहुत देर पा होते हैं। खासतौर पे डेंगू के हवाले से मैं कहूँगा कि इसमें कुछ लोगों को हड्डियों का जो दर्द शुरू होता है ना, या जोड़ों का दर्द, चाहे वो नी पेन हो, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो सर्वाइकल पेन हो, नेक का, इस तरह के जो दर्द उनको होते हैं वो परसिस्ट करते हैं। ये बात को एग्री करूँगा कि 3-3 साल, 4-4 साल, और कभी कभी लाइफ लॉन्ग, यानी जब कभी भी थोड़ी बहुत भी सर्दी आती है या वेदर एकदम से फ्लक्टुएट करता है तो उनके जोड़ों के दर्द निकलना शुरू हो जाते हैं।
और उसमें एज सच उनको कोई मतलब ना आर्थराइटिस वगैरह का मसला नहीं होता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि डेंगू ने उनकी अपनी हड्डियों को, देखें जिस तरह हम ये नहीं कहते कि बुखार जाके बैठ गया, एक आम फहम में ज़बान इस्तेमाल की जाती है इसकी, वो एक्चुअली ये होता है कि जिस वक्त उसने अटैक किया था वायरस ने आपके ऊपर, तो आपकी बॉडी के कुछ हिस्से कमज़ोर थे, उसको उसने जो है वो ज़्यादा असरअंदाज किया एज़ कम्पेयर टू द अदर बॉडी। इसीलिए हम जो बार बार सब नाज़रीन को बताते रहते हैं, कहते रहते हैं कि उस पीरियड ऑफ टाइम में आप उसकी इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करें, उसके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रखें, खुराक अच्छी रखें, क्योंकि दिल उसका चाहेगा नहीं, भूख उसको लगेगी नहीं, लेकिन हमें ये चीज़ सिप में दे दें, भले टुकड़ों में दे दें। जिस तरह बच्चे को खाना दिया जाता है कि दिन में 10 दफ़ा दिया जा रहा है, 6 दफ़ा दिया जा रहा है, इस तरह आप देना शुरू करें, वो बहुत बहुत बेहतर है, ताकि जो देर पा असरात है ना डेंगू के, चाहे वो जोड़ों के दर्द के हवाले से हो, चाहे वो वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस के हवाले से हो। यानी एक बंदा था, वो मेरे पास आया, वो कहना मैं 6 घंटे बहुत फ्रेश होकर काम कर सकता था, लेकिन डेंगू के बाद से अब तक ये होता है कि 2 घंटे के बाद मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं बैठ भी सकूँ, काम भी कर सकूँ। तो इस चीज़ से हमें पेशेंट को या लोगों को कम से कम उस साइड के ऊपर लेके जाना। अच्छा, कि डेंगू एक दफ़ा हो जाए तो उसके बाद दोबारा अगर कभी होता है तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है? हाँ, ये वाला भी बहुत अच्छा आपके जहन में सवाल है, और बाकी मेरे पास भी जो पेशेंट आते हैं वो अक्सर मुझसे रिपोर्ट करते हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंगू के हवाले से, कि डेंगू में स्पीशीज़ होती हैं, यानी जिसको हम कहते हैं नस्लें मुख्तलिफ ना। अच्छा, उसमें जो है कि अगर डेंगू एक दफ़ा हो जाए और आपको सेम, तो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ये कि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में दाखिल हो जाती है तो उसके अगेंस्ट हमारे सेल्स पहले से मौजूद होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम होने में हमें बेनिफिट मिलेगा, नुकसान नहीं है। ठीक है, जिस तरह आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में सुना होगा, चिकन पॉक्स वगैरह, अगर किसी को लाइफ में एक दफ़ा हो जाए तो दोबारा होने के चांसेस बहुत रेयर हैं। अच्छा, डेंगू की स्पीशीज़ मुख्तलिफ हैं, तो इस वजह से जो अगर एक स्पीशीज़ हुई है वो दोबारा आपको अटैक करती है तो आपके लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। बट अगर कोई दूसरी स्पीशीज़ आपको अटैक करती है डेंगू के हवाले से, तो डेफिनेटली फिर आपके बॉडी के अंदर जो उसके असरात होंगे वो पहली के बनिस्बत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह अब हमारा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन, या कराची की मैं बात कर लूँ, इसमें सबसे ज़्यादा जो पीक आता है वो सितंबर जो अभी चल रहा है, और डेंगू का मच्छर ज़्यादातर जो लोगों को बाइट करता है वो डॉन एंड डक्स कहते हैं हम, सुबह फजर के करीब के वक्त का और शाम में मगरिब के वक्त का, ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइम है डेंगू की बाइट का। यानी कि सुबह नाश्ता करता है और रात में जो है वो डिनर करके सो जाता है। अच्छा, ये समझ ले, ये वाली चीज़ आप इसको अच्छा, तो ये वाली जो इसका सबसे ज़्यादा कॉमन टाइम है। हाँ। दूसरा, जिस तरह मलेरिया के लिए ज़्यादातर नाइट्स है कि वो जो है वो लेट नाइट आपको इफेक्ट करता है, डेंगू के लिए ये है कि ज़्यादातर डॉन एंड डक के अंदर ये इसकी इफेक्टेशन आती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वही वाली बात है कि रिलैप्स आता है तो सेम स्पीशीज़ है, नथिंग टू वरी अबाउट, वो आपको शायद बुखार भी बहुत नॉमिनल सा है और यू विल गेट कंट्रोल। हाँ, अगर कोई सेकेंड स्पीच है तो उसके हवाले से ये है कि आपको सिग्निफिकेंट क्योंकि आपकी जाहिर सी बात है बॉडी ऑलरेडी वीक है बिफोर पुरानी डेंगू की वजह से, तो नेक्स्ट में आपको वीकनेस डबल या उसकी सारी चीज़ें मजीद आपको जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ऐसे में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बस जब डेंगू होगा जब देखी जाएगी, लेकिन सर डेंगू से बचने के लिए भी तो इक़दाम होने चाहिए, तो डॉक्टर साहब वो क्या हो सकते हैं? ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये हमें करना भी चाहिए अपनी आम लाइफ में। अब जिस तरह इसके अंदर हम सबसे पहले ये कहते हैं कि जो हमारा मतलब कहीं पे भी जिस जगहों के ऊपर जो पानी खड़ा हुआ है, ठीक है, और साफ पानी, मैं गंदे पानी की बात नहीं करूँगा, साफ पानी की बात करूँगा, जो घरों के अंदर ओपन कहीं पे भी मौजूद है, तो कोशिश करें कि वो मिनिमम पानी आते ही नहीं घरों में। हाँ, ये वाली बात तो खैर बहुत अच्छी बात की, इस तरह की अगर है भी तो वो ना, सबसे पहले दूसरा नेटिंग, ठीक है, आपके अपने घर के अंदर जितनी भी नेट प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा जो रेपेलेंट, जो मॉस्किटो रेपेलेंट मौजूद होते हैं उसको आप इस्तेमाल बढ़ा दें। लॉन्ग स्लीव यानी आप फुल स्लीव का इस्तेमाल मिनिमल साइड के ऊपर करें, उसमें आप सॉक्स वगैरह भी पहनना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर इम्पैक्ट करेगा आपको डे टाइम में। तो अगर आप ये डे टाइम के पीरियड में ये सारी प्रिकॉशन कर सकते हैं डेंगू से बचने के हवाले से, तो डेफिनेटली उसमें आपको बेनिफिट है। दूसरी बात ये कि अगर घर में किसी एक को हो गया है ना डेंगू, तो उसकी बाइट से, यानी अगर किसी मच्छर ने उसको भी बाइट कर लिया तो अब वहां से वो कैरियर बन गया है, वो वहां से लेकर बाकी जो लोग हैं उनको इम्पैक्ट कर सकता है। अच्छा, ये भी बताएगा कि वो एक आम मच्छर जो है जिसने किसी डेंगू के मरीज को
यानी कि उसने उसका खून लिया तो वो किसी और को मुंतकिल हो सकता है। जी, ये यानी अब वो डेंगू का मच्छर नहीं है, लेकिन डेंगू का मच्छर बन गया। जी, अब वो इस तरह बन गया कि जाहिर सी बात है उसने जो डेंगू का लिया, उसने जो भी इन्फेक्टेड यानी बॉडी था, और उसमें भी जो समझ लें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें एक फेस है, उस फेस में वो इफेक्टिव है। यानी कि जितना किसी ने, मैं समझाने के लिए से बता देता हूँ कि किसी ने मच्छर ने काटा किसी को, तो 5वें या 7वें दिन उसको बुखार आएगा। ये नहीं होगा जिस दिन मच्छर ने काटा, यानी हम लोग जिस तरह कंसीडर कर रहे होते कि आज सुबह मुझे मच्छर ने काटा तो शाम में मुझे बुखार हो गया, ऐसा नहीं है। अगर डेंगू का मच्छर आपको काटेगा तो 5वें या 7वें दिन आपको पहली अलामत आएगी उसकी बुखार की, ठीक है। वो जो 5 to 7 डेज से लेके 2 यानी 4 से 5 दिन का पीरियड है जब से बुखार शुरू हुआ और जब से बुखार यानी डाउन पे गया, उस अरसे में कोई भी मच्छर, आम मच्छर भी, अगर उस जो पेशेंट है जो इफेक्टिव है, जिसको डेंगू है, उससे वो कैरियर बनने का चांस है, अदरवाइज नहीं। उससे शुरू में भी नहीं है और उसके बाद भी नहीं है, यानी डेंगू के ख़त्म हो गया और उसके बाद उसने काट लिया और उससे ऐसा हो गया, ऐसी कोई अलामत नहीं। इसका मतलब है कि अगर कोई डेंगू का मरीज़ है तो उसके जो घर वाले हैं उनको स्प्रे करके रखना चाहिए कि एक आम मच्छर भी जो है दूसरे को मुतासर कर सकता है। बिल्कुल, एक स्प्रे करना चाहिए, उसको प्रॉपर नेटिंग के अंदर उस मरीज को लेटा के रखें। कोशिश ये करें कि एक आम मच्छर भी उसकी तरफ ना जाए, ठीक है। जितना ज़्यादा उसको हम प्रिकॉशन देंगे बाकी सबकी हो जाएगी। रादर देन आप सबकी प्रिकॉशन करें, आप एक प्राइवेट जो एक पेशेंट है या जो एक इफेक्टी है उसकी प्रिकॉशन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो रहमान मलिक वाला सिलसिला नहीं कि पूरे नेटवर्क आप जाम कर दें इस हवाले से। अच्छा सर, ये भी कहिएगा डॉक्टर साहब कि ये जो हम स्प्रे कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा बहुत तेज़ स्प्रे होते हैं, वो क्या मरीज़ के लिए भी नुकसानदेह बन सकते हैं? जी, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पेशली स्प्रे के हवाले से, बच्चों के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन होने की ज़रूरत है। और डेंगू के हवाले से भी हम लोग बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं 2 इफेक्टिव को, एक बच्चे हैं और दूसरा बूढ़े हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जाहिर सी बात है कि जो इम्यूनिटी है वो इन्हीं दोनों की वीक्स होती है। इसी तरह जो जितने भी स्प्रेज हैं कोई भी आ रहे हैं बॉडी में, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ, जाहिर सी बात है, उसको हार्म कर रहे हैं, लेकिन बाय एयर, एरिसोल्स, मतलब जो भी आपके बुखारात के जरिए आपकी सांस में जाएंगे तो उसका इफेक्ट आएगा। तो बच्चों को उस तरह के एरिए में जहाँ पर भी आप इस तरह की कोई भी मतलब स्प्रे कर रहे हैं और आपने रूम को बंद किया हुआ है, तो कोशिश ये करें कि एटलीस्ट बच्चों का और बूढ़ों का वहाँ जाना मिनिमल साइट के ऊपर हो, और ये जो करने वाले स्प्रे भी हो तो उसमें वो लोग वहाँ पर मौजूद ना हो। एक दूसरी बात ये कि जो करने वाला हो वो भी एक यंग हेल्दी इंडिविजुअल हो, वो ये सारी एक्टिविटीज करें, यानी जल्द से जल्द स्प्रे करें, कमरा बंद करके कुछ देर के लिए बाहर आ जाएं, उसके बाद फिर जो है दोबारा से कमरे में जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, स्प्रे के अलावा कॉइल का इस्तेमाल भी किया जाता है। कॉइल लाजमी आता है कि एक आम आदमी के लिए कहा जाता है कि सिगरेट नुकसानदेह है, तो कॉइल उसका भी तो धुआं होता है, वो भी नुकसानदेह हो सकता होगा? देखिए, मैं, अगर आप मेरा ओपिनियन इस हवाले से लेंगे तो कॉइल मैं किसी भी सूरत किसी भी लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा नाउ डेज, अब आजकल के दौर में, क्योंकि कॉइल की जो मतलब समझ लें कि एफिकेसी है या उसका जो रिजल्ट्स है वो बहुत 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 ना होने के बराबर हम उसको कंसीडर करते हैं, और उसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो एज कम्पेयर टू मतलब फ़ायदेमंद, नुकसान ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि कॉइल्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो मिनिमल साइड के ऊपर ही किया जाए, टू बी सेफ हैंड। आपके जो स्प्रेज आए हुए हैं उनको आप यूज़ करें, और रेप्लिकेंट जो होते हैं, जो मॉस्किटो रेप्लिकेंट्स होते हैं, you use them. That is much safer and better option than as compared to coils. और इसके साथ जो है वो एहतियाती तदाबीर तो ये हमारी हो चुकी हैं, अलामात भी आपने बताई दी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो खौफ का शिकार हो जाते हैं और वो तोहमात की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। वो समझते हैं कि इलाज नहीं है तो पता नहीं किसी ने कुछ खुदा न खास्ता कर दिया है, क्या हो गया है, क्या मामलात हैं। तो इस तरह के केसेस भी आपके सामने आए होंगे। ये देखें, असल में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर चीज़ जो है हमारे किसी भी मरीज़ के हवाले से या किसी भी सोसाइटी के हवाले से जो परसेप्शन क्रिएट होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, किसी के जहन में बैक ऑफ माइंड में अगर ये चीज़ आ गई है, तो हम जिस तरह आप कह रहे हैं, या किसी ने आसाब पे ये चीज़ सवार कर ली है ना, तो उससे इस चीज़ को निकालना बहुत 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 डिफरेंट है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो रिपोर्ट होती हैं हमारे पास। मैं एक मतलब अपनी, जिस तरह आपने कहा कि मेरे पास रिपोर्ट हुआ है, मेरे पास एक पेशेंट रिपोर्ट हुआ था, समझ लें कि ये कोई जो मुल्तान की बेल्ट की साइड से था पेशेंट। उनके जब वो पेशेंट आया, मैंने उसको देखा, मैंने उसके सारे ट्रीटमेंट किए, वो जब चला गया बच्चा,
तो उसके वाले साहब ने मुझे आके जो बात बताई तो मैं वो शेयर करना चाहूँगा आम पब्लिक से। वो ये कहने लगे, डॉक्टर साहब इशू ये है हमारे साथ, हम इन लोगों के पास जो जाते हैं, मतलब चाहे वो जिन उतारने वाले हों या कोई जो है वो दुआ पढ़ने वाले हों या दम करने वाले हों, ये सारी चीज़ें, इशू ये होता है कि जब हमारे साथ कोई मसला होता है ना, बच्चे पे कोई बीमारी आई, कोई कुछ हुआ, अच्छा उसका टूटा हुआ था हाथ और कुछ नहीं हुआ था, हड्डी टूटी हुई थी और वो गया था किसी बाबा के पास, ठीक है, तो उसने मुझसे ये शेयर किया कि सर मेरे पास पैसे तो थे नहीं, अब मेरी जेब में जो था, मेरा तो बच्चा था, मुझे कहीं ना कहीं तो लेके जाना था ना, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो ये जो थे ये समझ लें कि मेरे विसिनिटी में भी थे। दूसरी बात ये कि ये मेरी जेब में भी आ रहे थे, मतलब जो भी उनकी फीस थी या व्हाट्सएवर, या वो मतलब फी सबिलिल्लाह ही कर रहे थे जो भी काम। तो एक बाप की मैं कहानी से इस हवाले से ये सुना रहा हूँ कि वो इस चीज़ को ये कंसीडर कर रहा था कि मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। तो उस वजह से लोग इस तरफ चले जाते हैं। उसमें रीज़न जितना आपने कहा था ना कि कहीं कहीं माशियात या फाइनेंस या इकोनॉमिक्स आ जाते हैं, तो ज़्यादातर जो मरीज इस तरह मूव करते हैं ना या जाते हैं, तो मैंने ये फील किया वो उनकी बैक ऑफ माइंड नहीं होता, वो रीज़न ये होता है ये डोंट हैव ऑप्शन। मतलब एक डॉक्टर्स के पास जाना, क्योंकि हम क्या करें कि हमारा जो गवर्नमेंट का सेटअप है या वहाँ जो डॉक्टर्स बैठते हैं या जो उनका बिहेवियर है वो इतना रूड है लोगों के साथ, जिसकी वजह से मरीज कोई ना कोई वे ढूंढ रहा होता है, और उसी वजह से इन लोगों का ये जो बाकी लोग हैं वो कारोबार चल रहा है, सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या अखराजात की भी आपने बात की, तो क्या डेंगू का जो मर्ज किसी को हो जाता है ज़्यादा अखराजात आते हैं इसमें? देखिए, अगर डेंगू का मर्ज हो जाए तो देखिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर प्लेटलेट काउंट के ऊपर चला जाए, तो अब जो प्लेटलेट्स हैं, अब हमारे यहाँ वही वाली बात है, जो चीज़ की ज़रूरत होती है सीज़न होता है तो उसके रेट अलग हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब डेंगू का सीज़न आता है तो मतलब मौजूद है, शॉर्ट हो गया, अब शॉर्ट हो गया तो अब जाहिर सी बात है जिस भी कॉस्ट पे मिल रहा है उसके ऊपर लेना है। मेगा यूनिट तो अब आप समझ लें कि एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। यानी लास्ट मेगा यूनिट जो मैंने किसी एक मरीज को ट्रांसफर किया था, इट वॉज 48,000 1 मेगा यूनिट। तो यानी मतलब एक आम पेशेंट के लिए, एक आम आदमी के लिए अगर आप 50,000 की बात करें, जिसकी सैलरी मेरे ख्याल से 25 से 35 हज़ार के दरमियान हो, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की अगर चीज़ पे कोई भी मरीज चला जाता है, इवन एक प्लेटलेट काउंट भी अब 5-6 हज़ार रुपये से कम का नहीं है, और कम से कम भी हम ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं तो 4 से 6 कर रहे होते हैं, तो उसको भी कंसीडर करें तो ऑलमोस्ट उतने ही लेवल के ऊपर चला। अच्छा, इसमें भी कोई ग्रुप्स होते जैसे ब्लड ग्रुप? नहीं, इसमें देखिए प्लेटलेट्स के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। प्लेटलेट जो सिंपल प्लेटलेट्स हैं वो हर एक के यूज़ किए जा सकते हैं, उसमें AB पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें इस तरह का कोई इशू नहीं, उसमें कोई चीज़ नहीं है। मतलब एक आम जो ब्लड डोनेट करने वाला है, कोई भी अगर वो ब्लड रखा हुआ है तो क्या उसमें से निकल सकता है? जी, आम जो ब्लड मौजूद है उसमें से प्लेटलेट जो है वो निकल सकते हैं, और किसी भी ग्रुप का, जिस तरह ये कहते हैं कि नेगेटिव की शॉर्टेज होती है, सारी चीज़ें होती हैं, प्लेटलेट्स के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फिर मैं ये बोलूँगा कि हमारे यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाता है कॉस्ट को बढ़ाने के लिए, सीजन वाइज ये इश्यूज आते हैं, सीजन वाइज ये सारी प्रॉब्लम होती है। इवन मैं एक बात करूंगा कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर बेड के अंदर इश्यूज आ जाते हैं, मतलब उनको पता चल गया कि डेंगू है, तो इवन कोई पेशेंट आता है, उनको पता होता है ये डेंगू का है, तो वो बिला वजह वहाँ पर ये बात कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास तो बेड मौजूद नहीं है, अब से प्राइवेट रूम्स हैं, आप प्राइवेट रूम की तरफ चले जाएँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा सर, ये डॉक्टर साहब, ये जो मामलात हैं जिसमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है, तो क्या आपके ख्याल में उस कंडीशन में बंदा जा रहा होता है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, या फिर उसका घर पे भी इलाज हो सकता है? एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सर इसका जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं डेंगू के हवाले से कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, या फिर उसकी अलामात क्या होती हैं, वो तो आपने जान ही ली हैं। लेकिन एक और मामला होता है कि आम तौर पे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते बहुत सारी चीज़ें। वो समझते हैं कि अस्पताल जाने के बजाय अगर घर में ही इलाज हो जाए, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है? डॉक्टर मोहम्मद दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या घर में ही इलाज मुमकिन है इस चीज़ का? देखिए, इसमें वक़ा साहब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी किसी को डेंगू हो जाए तो आप उसकी फैमिलीज़ को और उस पेशेंट को मेंटली तौर पे जस्ट रिलैक्स करने की कोशिश करें, काम डाउन करने की कोशिश करें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि जिस तरह आपने कहा इलाज हो घर के ऊपर पॉसिबल है अगर पेशेंट सिम्टम फ्री है। सिम्टम फ्री का मतलब ये जिस तरह कि उसके आई में रेडनेस नहीं आई है, कोई किसी किस्म का रैश नहीं बना है, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, इवन उसका प्लेटलेट काउंट 50,000 भी है, लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं आ रहे एक्सेप्ट फीवर है और जाहिर सी बात है भूख नहीं लग रही है, जो आम अलामात हैं,
और वो चल रहा है, फिर रहा है, अपनी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मली कर रहा है, तो नो नीड टू रश टू एनी हॉस्पिटल। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ऑब्जर्वेशन में रखें और घर पे रख सकते हैं। लेकिन सर प्लेटलेट्स काउंट कैसे, एक आम आदमी तो नहीं कर सकता? हाँ, अब प्लेटलेट काउंट के लिए ये है कि नॉर्मली अब हर जगह लैब जो हैं वो मौजूद हैं और दे कैन टेक द ब्लड फ्रॉम होम ऑल्सो, ठीक है। तो आप उसका ये नॉर्मली हम ये कहते हैं कि अगर पेशेंट को 24 to 48 आवर्स, यानी हर 1 से 2 दिन के बाद एक सीबीसी सिंपल सा करवा कर, इट कॉस्ट हार्डली 400 to 600 रुपीज़, ठीक है। वो आप टेस्ट करवाते रहें और ऑब्जर्वेशन में करते रहें। आप ऑब्जर्वेशन अच्छी रखें बस। जहां आपको ये लगता है, यानी घर में आराम से डेंगू ट्रीट हो सकता है, सिर्फ इस केस के अंदर कि आपको मरीज की तबीयत बिगड़ती हुई, जिस तरह आपने कहा कि कभी उसको सांस लेने में मुश्किल होने लगे, उसमें दिक्कत आने लगे, या उसको कहीं पे रैश नज़र आने लगे, या कहीं पे कोई किसी किस्म की ब्लीडिंग का पॉइंट नज़र आने लगे, तो आपको रश करना है। या आपका उसका जो लेवल्स है वो 50 से बिलो क्रिटिकल, मतलब 10, 12, 15 हज़ार रुपए के 15 हज़ार के ऊपर आने लगे, तब आपने रश करने की ज़रूरत है। अदर देन दिस, कीप एट होम, जस्ट कीप रिलैक्स, फ्रेश एटमॉस्फेयर में रखें, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करें, सूप वगैरह उसको दें, अच्छा उसके साथ इंटरेक्शन रखें, नेट वगैरह में उसको रखें, रेपेलेंट उसको रेगुलर यूज़ कराएं। That's it. It can be treated easily at home. अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बुखार जो है वो काफ़ी होता है। कहा जाता है कि 105 से ऊपर भी बुखार चला जाता है। तो अगर इस तरह का बुखार हो जाए और वो घर के अंदर मरीज़ मौजूद है, तो बुखार को कैसे उतारा जाएगा? देखिए, अच्छा, बुखार के उतारने के लिए हमारे जो आम तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैनाडोल। आप पैनाडोल का डोज इंक्रीज कर सकते हैं। पैनाडोल का जो नॉर्मल डोज है मैक्सिमम किसी पर्सन को दे सकते हैं, मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा, वो है 4 ग्राम। 4 ग्राम का मतलब हो गया कि तकरीबन जो एक आम टैबलेट होती है पैनाडोल की, वो 500 मिलीग्राम की होती है, तो 2 टैबलेट जो है 1 ग्राम बनती है। तो 4 ग्राम का मतलब हम 8 टैबलेट 24 आवर्स में किसी भी मरीज को मैक्सिमम इजीली दे सकते हैं। और इसमें गैप कितना होना चाहिए? इसमें देखें, नॉर्मली तो गैप 6 आवर्स का रहे तो बेटर है। अगर बहुत ज़्यादा तेज, जिस तरह आपने कहा 105 तक चला गया, तो आप 4 आवर्स पे भी डोज को रिपीट कर सकते हैं कि 2-2 पैनाडोल आपने 4-4 घंटे के हवाले से भी दे दी, लेकिन पूरे 24 घंटे में आपने 8 से ऊपर नहीं जाना। यानी आपने जो मैक्सिमम डोज देनी है एक दिन में 24 घंटे में, यानी आज 12 से कल 12 बजे तक, तो वो होनी चाहिए 8 गोलियां। 8 गोलियों से ऊपर आप नहीं जा सकते। ये भी उस सूरत में कि अगर 105 या उससे ऊपर, हाँ, ये वाली कंडीशन, क्योंकि मैक्सिमम डोज के ऊपर हम जा रहे हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो कोल्ड स्पॉन्जेस हैं, यानी हम जो ठंडे पानी की पट्टियां जिसको हम कहते हैं, अच्छा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इवन वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन सीने को कवर कर लें, ठीक है। आप बॉडी के अंदर, मतलब लोअर लेग के ऊपर, जिस तरह बच्चे हैं तो आप उनको लोअर लेग के ऊपर भी पानी, ठंडा पानी बहा सकते हैं, माथे पे रख सकते हैं। उसमें सबसे कमज़ोर चीज़ क्या होती है? उसका अपनी बॉडी का सीना, तो उसको आपने कवर रखना है। बाकी आप हाथों पे, माथे पे, पाँव पे, जहाँ पे भी कोल्ड स्पॉन्जेस करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अच्छा, और ऐसे में डेंगू हो या मलेरिया, दोनों में जो है वो सर्दी बहुत लगती है डॉक्टर साहब, तो ऐसे में ठंडा पानी उससे टिको या उसको रखना पट्टियों को, तो वो तो और ज़्यादा तकलीफ दे लगता होगा। देखिए, असल में जब इस तरह के स्पाइक्स आए ना, और जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर फील हो रहा होता है, तो उस टाइम के ऊपर आपने उसके कुछ एरियाज होते हैं। देखिए, अब जब भी आप नोट करेंगे ना, अगर आप पब्लिक को भी बोलूँगा कि या तो माथा बहुत गर्म होगा या हाथ पैर बहुत गर्म होंगे, बाकी बॉडी के अंदर इतने आपको गर्माइश नहीं मिलेगी। तो आपने टारगेट भी इन्हीं दोनों पार्ट को ही करना है मेनली, यानी हाथ में भी आपने जो पाम होते हैं, हथेलियाँ, पैर में भी जो आपके नीचे का पाम सोल रीजन है उसको, और सर के ऊपर माथा, यही टारगेट होना चाहिए। ज़्यादातर इसी को ही करना चाहिए, बाकी किसी जगह ना करें तो बेहतर है। अच्छा, और बाज़ लोग खुश्क कपड़े से भी पाँव यानी तलवे जो हैं उसको रब करते हैं, तो क्या एक साथ दोनों को करना चाहिए, दोनों पाँवों को, या एक पाँव से भी हो सकता है? देखिए, इसमें ये तो मुख्तलिफ आ रहा है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर लोग है। इसमें कहते हैं कि नहीं, एक पाँव से अगर किया तो मसला हो जाएगा, दोनों को एक साथ। ऐसा अच्छा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारा मिसकॉन्सेप्शन है। हाँ। आप एक से करें, 2 से करें, जिस चीज़ से भी करें उससे कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बेटर ऑप्शन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो झाड़ने से बेहतर या रब करने से बेहतर है कि आप उसको स्पॉन्जेस दें, यानी पट्टियाँ रखें या उसको ठंडा करें, पैरों के तलवों को, हाथ की हथेलियों को और माथे को, और उसके बाद खुश्क कर दिया जाए या फौरन खुश्क कर दिया जाए। और सीना जो है, खास तौर पे जो आपने जिक्र किया कि सीने के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और उसको उसको अलग बुखार शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वो कवर करें। देखिए, इसमें असल में क्या होता है कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है बुखार के अंदर,
तो बात ये है कि जितना आम गुजरते हुए ना, अगर आप दरवाज़ा खुला छोड़ दोगे ना, तो जो गुजर रहा होगा वो भी कोई ना कोई चीज़ निकाल के लेके चला जाएगा। हाँ, तो ये मतलब ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता नमूनिया का शिकार हो जाए वो जी, मरीज जो कि बिल्कुल, डेंगू ये का है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि आपने एक सितंबर का कहा कि सितंबर से शुरू होता है डेंगू का ये सारा सिलसिला, कब तक जारी रहता है? ये देखिए, जब तक सीवियर मतलब विंटर, अच्छा। अब तक कराची में तो खैर सर्दी आती नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये समझ लें कि ये दिसंबर के मिड्स में जाके ये जो स्पाइक्स है वो सितंबर से शुरू होता है और दिसंबर के मिड में जाके ये जो है वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है डेंगू का। अच्छा। तो ये जो 2 महीने ये बहुत खत्म नहीं होता critical है। दिसंबर में भी? हाँ, खत्म नहीं होता, लेकिन ये 2 महीने बहुत क्रिटिकल होते हैं डेंगू के हवाले से। ज़्यादातर जो हमारी प्रीवियस हिस्ट्री भी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट हुए और सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं और स्पाइक्स भी आए वो यही 2 महीने में आए। तो इन 2 महीने में हमें बहुत एहतियात करने की बच्चों के हवाले से और बूढ़ों के हवाले से बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और सितंबर चल रहा है, उसके बाद अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, तो ये जो महीने आ रहे हैं इसमें ख़ास एहतियात करें कि मच्छर आपके घर में ना हो और किसी को काटे भी नहीं। तो डॉक्टर साहब, फिर ये तो सारी आपने एहतियाती तदाबीर भी बता दी हैं कि किस तरह से बचा जा सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो लापरवाही कर रहे होते हैं। लापरवाही का नुकसान आपने भी देखा होगा क्योंकि इसमें जो है जानें भी चली जाती हैं। तो सर, इस तरह के कोई एक्सपीरियंसेस अगर हुए तो वो ज़रूर हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। देखिए, इसमें जो मैं अपने नाज़रीन को ख़ास तौर पे ये बताना चाहूँगा कि डेंगू को लाइट नहीं लें किसी सूरत भी, ठीक है। अगर डेंगू रिपोर्ट हो गया है तो उसको सवार करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी तरह लाइट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें एक दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए, ठीक है। हमें पेशेंट को हर सूरत में ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए और जाहिर सी बात है, अगर हम ये समझ लें कि मतलब हमारे ख़ानदान में किसी को हुआ था और उसको कोई भी सिम्टम नहीं आया था, कुछ नहीं हुआ था, तो इनके साथ भी ऐसा होगा या सबके साथ ऐसा होगा। अल्लाह ताला ने हाथ में उंगलियां बनाकर भी बता दिया कि सब लोग बराबर नहीं हैं। दूसरी बात, जैसी ये पोर है ऐसी दुनिया में किसी की भी पोर नहीं है, ये हम लोगों को भी पता है। तो इसलिए हर इंसान दूसरे इंसान से बहुत मुख्तलिफ है, इसीलिए हर इंसान का जो रिस्पांस आता है किसी भी डिजीज़ के हवाले से, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो आम कोई सा भी मर्ज हो, वो बहुत वेरिएंस आता है। तो किसी भी चीज़ को आप ना बहुत सीवियर समझें, ना बहुत किसी चीज़ को लाइट लें। इसमें ज़्यादातर लोग जो आप जितना कह रहे हैं वो बहुत जब लाइट लेते हैं तो उसके नुकसानात होते हैं। अब वही वाली बात है, अगर पेशेंट डेंजर जोन में चला गया तो वापस लाना मुश्किल है, या तो आपने पहले एहतियात कर ली होती। इसीलिए हम ये कहते हैं कि एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। तो हम इलाज का वही वाली बात है, जो लॉस हो गया वो लॉस हो गया, फिर वो कोई वापस नहीं कर सकता। यानी अगर किसी ने की उंगली कट गई है तो वो निशान उसके हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। डॉक्टर साहब, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहें? मैं अपने तमाम नाज़रीन को इस हवाले से, सेहत के हवाले से ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपना रूटीन नॉर्मली वॉक का, चलने फिरने का लाजमी तौर पे रखें। अपनी डाइट अच्छी रखें, ये जो जंक फूड है इसको मिनिमल साइड पे रखें, और जो भी डाइट लें अच्छी लें और टाइमली लें। ये जो कराची की लाइफ है ख़ास तौर पे, मतलब सुबह का खाना 12 बजे हो रहा है और 12 दोपहर का खाना 6 बजे हो रहा है और रात का 1 बजे हो रहा है। काइंडली इससे कोशिश करें अलग हो जाएं। दूसरा, अपने आप को हर शख्स कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा अपने आप को दें, खुद अपनी फैमिली को दें। उनके साथ चाहे पार्क जाएं, कहीं निकलें, थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ भी ज़रूर गुजारें, अपने अच्छे दोस्तों के साथ गुजारें। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद दानिश हमारे साथ मौजूद रहे और आपने न सिर्फ डेंगू की अलामात बल्कि उससे बचने के बारे में भी जाना कि किस तरीके से डेंगू से बचा जा सकता है। ये एक मच्छर ही है जो कि इंसान की जान तक ले लेता है, तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सेहतमंद भी रहें और आप जो दीगर लोग हैं उनको भी महफूज रख सकें। न सिर्फ डेंगू या मलेरिया बल्कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को अपना के आप अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं। मुझे वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।